सुन लो क्या कहते हैं, सुन लो। हेलो, वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना सब्जी पका हुआ है, सालन बना हुआ है, रोटी पड़ी हुई है, आ जाएंगे। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे जो पिछला सेशन चला है, जो हमारी पहले क्लासेस चलती रही हैं, उसमें हमने जो कुछ पढ़ा होपफुली कि वो सब आपको क्लियर होगा और आप लोग जो है वो उसको पढ़ के आए हुए होंगे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद जो है वो चैटिंग की ज़रूरत नहीं है। और हम बाकायदा जो है वो अपना आज के सेशन का जो है वो आगाज़ करते हैं। कुछ सेकंड्स होल्ड रखिएगा ताकि मैं जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड कर सकूं। अच्छा जी, एक तो मेरी आवाज़ का ये वो आपके साथ आपको नज़र आ रही है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बस ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ 2 से 3 लोग जब ग्रुप में मैसेज कर दें तो फिर सबको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेजेस आ गए हैं, मुझे क्लियर है कि आपको इस वक्त आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर है। अगर किसी की वॉइस जो है वो, अगर मेरी वॉइस कट के आ रही है तो आप लोगों के अपने सिग्नल्स
आपका कोई इशू हो सकता है, आप लोग वो चेक कर लीजिए। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। हमने अभी तक इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज को डिस्कस किया, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज में स्पेशली हमने जर्नल रेफरेंस सोर्सेज को डिस्कस किया, और फिर जर्नल रेफरेंस सोर्सेज के बाद फिर हमने स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज को जो है वो डिस्कस किया। अब तक हम इन टॉपिक्स के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ जो है वो बात कर चुके हैं। अभी हम मज़ीद जो है आज इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर एवेल्युएशन करेंगे कि रेफरेंस सोर्सेज को बेसिकली इवेल्युएट कैसे किया जाता है, जज कैसे किया जाता है, इवेल्युएट कैसे किया जाता है कि जो रेफरेंस सोर्सेज हम जो है अपनी लाइब्रेरी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, या रेफरेंस सोर्सेज जिनको बेस बनाकर हमने अपने रिसर्चर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इतने इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को हमें जो है कैसे जज करना चाहिए कि हम फिर बाद में उसको ताकि अपने यूजर्स के लिए परचेज कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है। एक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, एक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट जो है, एक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो परचेजिंग कमेटी या परचेजिंग के लिए जो लाइब्रेरियन होता है, उसकी स्किल्स जो है वो इतनी होती हैं कि वो रिसोर्सेज को इवेलुएट कर सके। जिस तरह मैंने बात की थी ना रेफरेंस लाइब्रेरियन के स्किल्स की, कि हर सेक्शन के अंदर जो भी लाइब्रेरियन होता है उसकी अपनी एक स्किल्स होती है, इसीलिए उसको स्पेशली उस एरिया का जो है वो इंचार्ज बनाया जाता है। रेफरेंस लाइब्रेरियन की स्किल्स मैंने आपसे बात की थी, मुख्तलिफ स्किल्स हमने डिस्कस भी की थी कि उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने रिसर्चर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सके। तो रेफरेंस सोर्सेज को इवेल्युएट जो है वो इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने रिसर्चर्स स्कॉलर्स को जो है वो एक अथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ये इसका बेसिक मकसद है इवेल्युएशन का। और जब हम किसी चीज़ को इवेल्युएट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी तरफ से वो चीज़ जो है एक उसकी अथेंटिसिटी हमारे सामने आ गई, और अब हम उसको अपनी लाइब्रेरी के लिए उसको परचेज कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर वही बात दोहराऊंगा जो पहले लेक्चर में मैंने दोहराई थी कि आप अपने आप को इस वक्त कंसीडर करें कि आप एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल के तौर पर किसी अच्छी लाइब्रेरी के अंदर एज ए रेफरेंस लाइब्रेरियन, या इस वक्त कंसीडर करें कि एज ए परचेज कमेटी मेंबर या परचेजिंग लाइब्रेरियन कर लें, या एक्विजिशनिंग कहते हैं इसको, एक्विजिशन सेक्शन के आप इंचार्ज हैं और आपने अपनी लाइब्रेरी के लिए जर्नल बुक्स के अलावा रेफरेंस बुक्स को परचेज करना है। जब इस माइंड के साथ आप बैठेंगे तो फिर जो है बात आसानी से क्लियर हो जाएगी कि एक एक्विजिशनिंग लाइब्रेरियन जो है वो रेफरेंस कलेक्शन को कैसे परचेज करेगा। डेफिनेटली उसको परचेज करने से पहले लाइब्रेरियन उसको इवेल्युएट करेगा, उस कलेक्शन को इवेल्युएट करेगा, उस मटेरियल को, उस रिसोर्स को इवेल्युएट किया जाएगा। अब एवेल्युएशन का प्रोसेस क्या होगा? रेफरेंस कलेक्शन को कोई इंसाइक्लोपीडिया है, कोई डिक्शनरी है, कोई एटलस है, कोई
ग्लोब है, कोई मैप है, कोई आपकी डायरेक्टरी है। तो ये जितने हमने उस दिन रेफरेंस सोर्सेज पढ़े थे, अगर उनमें से किसी को आपने परचेज करना है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब उसका एवेल्युएशन का प्रोसेस क्या है, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये कंटेंट्स हैं आज के, कि हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करनी है कि बेसिकली इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैंने आपके साथ जो है वो बात कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे प्रिंट रिसोर्सेज की, ठीक है। प्रिंट रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साथ के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को भी कैसे इवेल्युएट करते हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा, जहां मैं समझूंगा कि उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया कि इवेल्युएशन जो है वो क्या होती है। इवेल्युएशन जो हम रेफरेंस सोर्सेज की इवेल्युएशन करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, और अब हम आएंगे कि हम इसको इवेल्युएट करते कैसे हैं। रेफरेंस मटेरियल की अथॉरिटी चेक करनी होती है, डेट ऑफ पब्लिकेशन चेक की जाती है, उसकी करेंसी क्या है, उसकी टाइमलीनेस क्या है, फिर उसका पब्लिशर देखा जाता है, अटेंडेंट ऑडियंस देखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, बायसनेस अनबायसनेस को देखा जाता है, कंटेंट्स उसके क्या हैं उसको देखा जाता है, उनकी एक्यूरेसी जो है वो सामने रखी जाती है, उसकी क्वालिटी, स्कोप और उसके कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अब हम एक एक को अलग-अलग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जो लाइब्रेरियन एक्विजिशन सेक्शन का इंचार्ज होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम बुक्स को परचेज करने से पहले इवेल्युएट कर ले, ठीक है, उसको पहले इवेल्युएट कर ले। अब लाइब्रेरी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें प्रिंट रिसोर्सेज भी होते हैं और नॉन प्रिंट रिसोर्सेज भी होते हैं, और हर रिसोर्स को जो है लाइब्रेरियन ने इवेल्युएट करना होता है। बुक्स को कैसे इवेल्युएट करना है, आर्टिकल्स, रिसोर्सेज को, वेबसाइट को, ये सारी चीज़ें जो है हमने इवेल्युएट करनी होती है। यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं ज़रूरी कॉल है वो रिसीव करके यहाँ सब
हाँ जी, क्लियर आ रही है तो कोई जो है वो तो भी शेयर रही है। जी हाँ, बात की थी और उसके बाद जो है वो हमने देखना है कॉन्सेप्चुअल में इंडिया अक्सर कर चुका हूँ, पर हम आगे चलते हैं। Why use print material when so many online resources are available? ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी है। हम पे बहुत ऑनलाइन है वो available है। तो फिर हम क्यों जो है विकिपीडिया, डिक्शनरी, थिसारस, एटलस, बैरन बुक्स, मैनुअल, सारी चीजें जो है उसके अंदर अपना रिसोर्सेज। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हमने अथॉरिटी को चेक करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी अथॉरिटी चेक करते हैं। अथॉरिटी को कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले आपने देखना होता है कि ये जो बुक है, जो रेफरेंस सोर्स है, ये जो डिक्शनरी है या ये लिखा है या ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें से ऑथर credentials such as his or her organizational affiliation, educational background, current position and years of experience। सबसे पहले अथॉरिटी में ऑथर को चेक किया जाता है कि भाई ऑथर की है, ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, ऑथर का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और इस वक्त वो ऑथर करंटली किस पोजीशन पर है, किस इदारे के अंदर जॉब कर रहा है, किस डेजिग्नेशन के ऊपर काम कर रहा है, और एक्सपीरियंस एप्लीकेशंस पहले से मौजूद है ऑथर्स के। हमने ऑथर को चेक करना। जितने बड़े इदारे होते हैं एक वैल्यू होती है, और फिर उन इदारों के अंदर नए सोर्स इदारे अरे खुद
क्लियर हो जाता है। ऑथर्स विद एडवांस जो आप परचेज की, इसके अलावा भी कोई और पब्लिकेशन जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, पब्लिश हो चुकी हूँ। ठीक है। Determine if the author is currently associated with a reputable organization by considering the organization's membership. वही बात कि हम कि एक ऑथर जब एक रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी एफिलिएशन होगी, तो वो ऑथर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। एक रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऑथर को कंसीडर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उस ऑथर की किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो मेंबरशिप्स है। Does the author provide contact information, email address, telephone number, street address, etc. अब देखिए आमतौर पर जो है बुक के ऊपर तो खास तौर पर ऑथर जो है वो अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल जो है वो दे देते हैं। आप डायरेक्ट भी कोई जो है वो उनसे इसी से रिलेटेड कोई बात करना चाहें तो वो भी हो सकती है। बहरहाल क्रिएटर ऑफ द डॉक्यूमेंट और ए कंपाइलर ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब आपने ये देखना है कि ये खुद लिखने वाला है, या ये एक कंपाइलर है। ठीक है। आपने ये भी चेक करना है कि जो रिसोर्स आप परचेज कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि इसका ऑथर खुद क्रिएटर है इसका या कंपाइलर है। मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कहीं से उठाकर उसने एक जगह कंपाइल कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये भी आपको देखना होगा। अक्सर किताबों के ऊपर आपने देखा होगा ऑथर की बजाय नीचे लिखा होता है कंपाइल्ड बाय। वो बुक किसी और की मतलब लिखा हो। ये अक्सर हमने उर्दू लिटरेचर में देखा है कि मुख्तलिफ लोगों के छोटे छोटे आर्टिकल्स उठाकर उसको बुक की शेप बना दिया जाता है और बुक का कोई टाइटल रख के और नीचे लिख दिया जाता है कंपाइल्ड बाय। ठीक है। तो इसलिए आपने पहले उसको देखना है। हमेशा कोशिश की जाती है कि कंपाइल्ड बाय नहीं बल्कि ऑथर जो होता है, जो मुसन्निफ होता है, वो किताबें जो है वो परचेज की जाती हैं बजाय इसके के कंपाइलर्स की। हाँ, रेफरेंस सोर्सेज में जहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करनी होती हैं ऑथर्स को भी, तो वहाँ पर वो कंपाइलर भी चल जाते हैं। एडिटोरियल बोर्ड, वहाँ पर तो कोई एक ऑथर होता नहीं है रेफरेंस सोर्सेज में, आमतौर पर पूरा एक बोर्ड होता है, एडिटोरियल बोर्ड होता है। खासतौर पर इंसाइक्लोपीडियाज के अंदर तो पूरा एक बोर्ड डिटेल होता है जिसके अंदर जिस तरह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अमेरिकाना, ये बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडियाज हैं, तो आप देखें इनके कोई 15-15, 20-20 लोग जो है इस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं और वो इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एडिटोरियल बोर्ड जो है बाकायदा तौर पर उसको रिकमेंड करता है। तो इस तरह से आप जो है अथॉरिटी को चेक करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में यहाँ तक जो है वो बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। हम इसको आगे लेके चलते हैं। क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन प्रिंट रिसोर्सेज में अब हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, डेट ऑफ पब्लिकेशन टाइमलाइन करेंसी। अब हमने ये देखना होता है कि व्हेन वाज द बुक और आर्टिकल पब्लिश्ड। व्हेन वाज द बुक और आर्टिकल पब्लिश्ड, या ये पब्लिश है ये बुक या ये आर्टिकल पब्लिश जो है वो ये आपने देखना होता है।
एक सेकंड सेटिंग ठीक कर लूँ इसकी। when was the book or article published, information is update। और ये भी आपने देखना होता है कि भाई इस डिक्शनरी या इस इंसाइक्लोपीडिया या जिस तरह हमने बात की थी गजेटियर्स की और अल्मेनिक्स की, इस आपने इसमें देखना होता है कि भाई इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है You are now muted. भाई वो तो आपके किसी काम का नहीं हो, इसलिए हमेशा लाइब्रेरी हो इतना एवरेज होना चाहिए, मार्क होना चाहिए, उसको पता होना ये जो चीज़ हम परचेस कर रहे हैं इसका करंट कौन सा चल रहा है। ठीक है, sources published recently tend to be more credible than older sources as new research is conducted। ठीक है, तो भाई जो न्यू सोर्सेज होते हैं वो चूंकि अपडेटेड होते हैं और रिसर्चर्स उन्हीं को ही कंसल्ट करते हैं मज़ीद के लिए। क्या करते हैं कि आप जो है रिसेंटली पब्लिश्ड जो मटेरियल होता है उसको परचेज किया जाता है। तो आपने देखना है ये एडजेसी रिसेंटली पब्लिश या कोई पुराना होता है कि सेम
You are now muted. खास तौर पर फार्मूलाज हैं ये सोशल साइंसेस की जो रिसर्चेस हैं उनके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन वो आप अगर जल्दी जो ही होती हैं किसी भी प्रिंट सोर्सेज को जो है वो परचेज करने से पहले। फिर आपने नंबर 3 आपने पब्लिशर को इवेलुएट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इस पब्लिशर का नाम क्या है, वह किसने है। हमेशा कोई है कि वेल नोन पब्लिशर्स को जो है या बुक्स जो है वो अनपब्लिश हो आप नहीं करते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर हमेशा आप रजिस्टर्ड और जो है वेल नोन लेते हैं। वाकई
अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। इसको मजीद जो है वो इसी को कंटिन्यू करते हुए अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग प्रिंट रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं। तो उसमें अब आपने क्या है, उस बुक के या उस जिस रिसोर्स को आप परचेज कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है। When reading material, ask yourself if the assumptions the author makes are reasonable and grounded in fact and research, not emotion. ठीक है। आपने क्या करना है, रियलिस्टिक वे के अंदर आपने जज करना है कि भाई जब आप खुद ये बुक पढ़ रहे हो तो आपको खुद को भी अंदाज़ा हो कि ऑथर ने इसके अंदर जो रीजंस हैं या कोई ग्राउंड फैक्ट्स जो लिखे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और उसकी जो जो कुछ उसने लिखा है वो वाकई फैक्ट्स हैं। ठीक है। और रिसर्च बेस्ड है, नॉट इमोशन। उसमें उसके अपने कोई इमोशंस नहीं है। कैन यू डिटरमाइन इफ द ऑथर हैज रिसर्च एक्सटेंसिवली। इसमें इसी जब आप एवेल्युएशन कर रहे हैं अपने प्रिंट रिसोर्सेज की तो इसमें एक सबसे अहम चीज जो है वो आपने ये देखनी होती है कि ऑथर जो कुछ कि उस ऑथर को जज करते हुए आपने इस बात को भी मद्देनजर रखना होता है कि ऑथर ने कहीं पर कोई बायस्डनेस तो नहीं दिखाई हुई, कि कोई बायस्ड ऑथर को लाइब्रेरीज जो है वो परचेज नहीं करती। आमतौर पर लाइब्रेरीज जो है जो बायस्ड ऑथर होते हैं उनको परचेज नहीं किया जाता। पब्लिक लाइब्रेरीज में तो खास तौर पर उनको परचेज नहीं किया जाता। हाँ, जो स्पेशल लाइब्रेरीज हो और फिर रिसर्चर्स कोई इस तरह की डिमांड करें जहां उन्होंने अपनी रिसर्च में चीज़ों को कंपैरिजन करना होता है तो वहां पर इस तरह का कलेक्शन जो है वो परचेज किया जा सकता है। अदरवाइज जो है इस तरह के कलेक्शन को परचेज नहीं किया जाता। अब उसमें देखना होता है कि ये ऑथर बाइस्ड तो नहीं है। हमेशा अनबाइस्ड जो ऑथर्स होते हैं उनके कलेक्शन को जो है वो लाइब्रेरीज के अंदर रखा जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी की कम्युनिटी डिफरेंट होती है और लाइब्रेरी किसी खास फिरका या किसी खास जो है तबके को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही होती, बल्कि उसमें कम्युनिटी में मौजूद हर तबके और हर लोगों को जो है लाइब्रेरी फैसिलिटेट कर रही होती है। तो इसीलिए वहाँ पर हमेशा उन ऑथर्स को रिकमेंड किया जाता है, उन ऑथर्स की बुक्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि अनबाइस्ड होकर अपना काम कर रहे हों। उसके बाद उस बुक के कंटेंट्स को जो है वो परखा जाता है कि इसके कंटेंट्स कैसे हैं। हमेशा आप देखते हैं कि एक बुक जब पब्लिश होती है तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए जाते हैं। तो उन कंटेंट्स को भी आपने देखना होता है कि आइदर जो टाइटल बुक का जो टाइटल है, बुक का जो सब टाइटल है, उसके कंटेंट्स उसके साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। एक खास टॉपिक के ऊपर जो उसने टाइटल रखा हुआ है वो एक खास टॉपिक के ऊपर है तो उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसके जो कंटेंट्स हैं
क्या वो भी उसी से रिलेट करते हैं या वहाँ या उनके अंदर कुछ और ही जो है वो टॉपिक्स उसने स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि उसके कंटेंट्स मेयारी हैं या नहीं है, या उसका जो रिसर्च की फील्ड है उसी के अंदर रहते हुए उसने लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने उसकी एक्यूरेसी देखनी है। हाउ वाज द रिसोर्सेज रिटन, एज अ रिपोर्ट या फैक्चुअली। ठीक है, एज ए रिपोर्ट लिखा हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं, एज एन ओपिनियन लिखा हुआ है, ठीक है, या विद ए पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जज करनी होती हैं कि एज ए रिपोर्ट लिखा है, उसके अंदर कोई फैक्चुअल कंटेंट्स हैं, या उसने अपनी कुछ ओपिनियंस जो है वो डाली हुई है, या उसका कोई अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, या कोई प्रोपेगेंडा है, या हाईली बायसनेस है। आर सोर्सेज साइटेड, इज इंफॉर्मेशन वेरीफाइएबल और नॉट। ठीक है, फिर ये भी देखना होता है कि भाई जो हम परचेज कर रहे हैं, क्या हमारे परचेज करने से पहले कुछ कुछ और आथर्स ने इसको साइट किया हुआ है, कि क्या उन्होंने ऑलरेडी इस तरह की किताब को परचेज करके किसी में उसका हवाला दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है बुक को इवेल्युएट करने का, उसकी एक्यूरेसी चेक करने का, कि भाई इस ऑथर को पहले इसने क्या क्या पब्लिश किया हुआ है और उसकी पब्लिकेशंस को कहाँ कहाँ पर साइट किया जाता रहा है। अब आप वो देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बुक की क्वालिटी क्या है, उसकी जो कुछ उसमें लिखा गया है, उसकी ग्रामर, उसके स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है कि क्या जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपने चेक करना है कि उसकी जो एक बुक लिखने का जो एक स्टाइल होता है, कि क्या उसने उसी स्टाइल के अंदर अपनी बुक को जो है वो लिखा है, जिस तरह मैंने आपको बताया था इंसाइक्लोपीडिया का स्टाइल है, डिक्शनरी का स्टाइल है। तो क्या उनका स्टाइल जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक है, कोई पंक्चुएशन ठीक है, उसके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर का जो फ्लो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उसमें चेक करनी होती है, उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है। इसी तरह से स्कोप है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सोर्स, डज इट रिलेट टू योर टॉपिक। आपने देखना है कि ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है या नहीं है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, फिर आपने देखना है डज द टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स इंडिकेट सफिशिएंट टॉपिक कवरेज, कि क्या इस बुक के एंड पर इंडेक्स मौजूद है, और फिर उसका इंडेक्स जो है प्रॉपर एक ख़ास स्टाइल में जो तरीका है इंडेक्स बनाने का उसके मुताबिक है, और क्या उसमें सफिशिएंट टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है स्पेशल फीचर्स। आप जो बुक परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, या रेफरेंस सोर्स जो आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपने देखना है कि ये सोर्स जो है क्या इसकी ग्राफिक्स ठीक है, चार्ट्स ठीक हैं, टेबल्स हैं, कोई मैप्स हैं, या कोई एनी अदर स्पेशल फीचर्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो कितने यूज़फुल हैं और कितने जो है वो और किस तरह से जो है वो अपने रिसर्चर्स को लिए हैं, किस हद तक अपने रिसर्चर्स को, यूजर्स को, आपके मेंबर्स को जो है मेंबर्स के लिए यूजफुल है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इसी तरह आपने देख लेना है कि उसका हेडर फुटर जो हेडर जो होता है पेज के ऊपर वाला, और फुटर पेज के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो, जिस तरह एक हेडर चल रहा होता है,
फुटर चल रहा होता है, ख़ास इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चल रही होती है, तो देखना है कि के ऊपर कोई हेडर या फुटर इस तरह से चल रहा है और वो किस तरह जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑथर के बारे में बता रहा है, सोर्स के बारे में बता रहा है, टाइटल के बारे में बता रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो चल रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, टॉपिक क्लोज। और मैंने आज कोशिश की है कि मैं जो है वो जल्दी जल्दी अपना इस टॉपिक को जो है वो कवर कर सकूं। होपफुली कि आपको यहाँ तक जो है आज का हमारा टॉपिक सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अब आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक तो कि मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए कि आपको सारा क्लियर हो गया। और नंबर टू ये कि आपको कुछ भी नहीं clear। इसमें से मैं अब जो है वो किसको कंसीडर करूँगा, खुद भी फिलहाल कंफ्यूज हूँ। ताहिरा ताहिरा अरशद ताहिरा अरशद, आपने अभी मैसेज किया है तो मैं आपको यहाँ से अनलॉक कर रहा हूँ। ताहिरा अरशद, क्या आप जो है वो मुझे बता सकती हैं कि एक बुक को इवेल्युएट करने के लिए क्या प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाता है? यहाँ से मैंने अनलॉक किया है, आप अगर बात भी करना चाहें तो बात भी कर सकती हैं। लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुँच रही। हाँ जी, शुरू में हमने बात की थी कि हम प्रिंट मटेरियल को क्यों परचेज करते हैं जबकि हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो बेतहाशा मौजूद हैं। हाँ जी। किसी और को कोई और अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता है तो बताए। क्योंकि हमें हार्ड में ज़रूरत होती है। ठीक है। बिकॉज वी नीड देम इन हार्ड। ठीक है। सायरा, आपका माइक जो है वो, यहाँ से मैंने आपको राइट्स दे दिए मॉडरेटर के, आप जो है बात भी कर सकती हैं, पूरी क्लास आपकी बात जो है वो सुन सकती है। यहाँ से मैं आपको जो है
अच्छा जी, तायरा को मैंने दोबारा डिमोट कर दिया है व्यूअर की तरफ, क्योंकि बहुत सारे इधर से जो है वो तो मैसेजेस आ रहे हैं। जब मैं किसी दूसरे को मॉडरेटर के राइट्स देता हूँ तो फिर जो है सिर्फ वो बोल सकता है, तो मेरी आवाज़ वाकई आप लोगों के पास नहीं जाएगी। बट तायरा ने जो है वो मॉडरेटर के राइट्स मैंने दिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। एनी हाउ, या फिर कोई माइक का इशू होगा। बहरहाल मैं वापस आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। बिकॉज वो नीड देम इन हार्ड, ठीक है सर, वो यूज़ प्रिंट मटेरियल बिकॉज इट इज़ ईजी टू रीडेबल, ये भी ठीक है। और सर पूरी क्लास आवाज़ नहीं है आपकी, वो मैंने मॉडरेटर के राइट्स दिए हुए तो इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी। और नकीब कहता है जी, और हार्ड डॉक्यूमेंट्स में सच्चाई ज़्यादा होती मींस वेरीफाइड होती, ठीक है। और उसके बाद राबिया नूरीन, बिकॉज इट क्रिएट क्रेडिबिलिटी, ठीक है। मोहम्मद इरफान कहते हैं जी हार्ड बुक्स की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। और मुदस्सिर सरवर, फिजिकल फॉर्म में बुक स्टडी करने का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस की अलग एस्थेटी है, फिजिकल अपीयरेंस की अलग एस्थेट फिजिकल अपीयरेंस की अलग जो है एक हैसियत होती है। एनी हाउ, ठीक है। इसरार इश्तियाक, आपकी क्लास का टाइम सही नहीं है, इस वक्त हमारे इलाके में नेट नहीं चलता होता। ओके, ये तो ओपन यूनिवर्सिटी का मैटर है, इसका सब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फायजा रियाज कहती है जी कि पेपर रिकॉर्ड मीन्स बुक्स और एनी राइटिंग मटेरियल हैज़ वेल बर्थ while in electronic media it has virus threat। तो ठीक है। तायरा अरशद, सर मुझे यूज़ करना नहीं, कोई बात नहीं। मोहम्मद तैमूर, हार्ड को कभी भी किसी भी वक्त रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आप सब लोगों ने अपने अपने जो है वो इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट्स दे दिए हैं, अच्छी बात है कि भाई हार्ड कॉपी की अपनी एक हैसियत है, हार्ड कॉपी को इस्तेमाल करना आसान है, हार्ड कॉपी को जो है वो महफूज किया जा सकता है, रखा जा सकता है, जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन सर आजकल जो टॉपिक इसे व्हाट्सएप में सेंड करें, ओके आई विल। जिस तरह सर अगर क्लास फिजिकल होती तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन और स्टडी अच्छी से होती, जबकि ऑनलाइन में कुछ लोग ठीक से क्लास लेते हैं बट कुछ जस्ट क्लास टाइम पास करते हैं। गुड, ये लॉजिक भी आपकी ठीक है इरफान। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ कोई जो है वो बात बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि देखें, किताब की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। आजकल के दौर में किताब की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है और फिजिकल बुक्स की अहमियत भी अपनी जगह पर मौजूद है। जहाँ तक उसकी रीडिंग की बात है तो रीडिंग में हम देखते हैं कि जहाँ एक किताब के साथ एक फिजिकल बुक के साथ जो ताल्लुक आप जोड़ सकते हैं। यस तायरा, आप अगर बात करना चाहती हैं तो इस वक्त अभी सर आप अस्सलाम स्क्रीन। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। जी सर वाले, अभी आप कंटिन्यू कर लें, बाद में मतलब मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगी। प्लीज सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। चले ठीक है। मैं जो है आपको मैंने वापस आपको डिमोट कर दिया था तो फिर आपको, अच्छा अभी तक अनलॉक है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है कि आप हार्ड कॉपी को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आपका जो एक ताल्लुक बन जाता है उस पेज के साथ, उस हार्ड उसके साथ, जिसको आप मुख्तलिफ ज़ावियों से स्टडी कर सकते हैं, लेट कर, बैठ कर, और मुख्तलिफ ज़ाविये हैं।
आपकी जो है वो आंख नहीं थकती है, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हम जो है इसके ऊपर कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड कॉपी जो है वो ठीक है। ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की अपनी एक अफादियत, अब उनकी अपनी अफादियत होती है। ठीक है, आजकल के दौर में जिस तरह से आर्टिकल्स, जर्नल्स के अंदर आर्टिकल्स और बाकी चीज़ें पब्लिश होती हैं, ठीक है, और बेतहाशा पब्लिकेशंस हैं, तो उनको उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उन सब को प्रिंट करना और हर लाइब्रेरी के लिए फिर वो सारा कुछ परचेज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इनको जो है, और फिर आपको पता है कि जर्नल्स के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती चली जाती है, पुराने आर्टिकल्स एक किस्म के जो है आपके ज़ाय होते जाते हैं। ठीक है, एक किस्म की उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। वैल्यू रहती है लेकिन कम हो जाती है, जबकि किताब की वैल्यू जो है वो हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे एक आर्टिकल की। बहरहाल, अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। कि असल क्वेश्चन क्या था कि भाई, जब जब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मौजूद है तो फिर फिजिकल बुक्स की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, फिजिकल बुक्स की ज़रूरत क्यों है? अब देखें, एक बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को इवेल्युएट करना मुश्किल है बनिस्बत फिजिकल बुक्स के। ठीक है, दुनिया, आप देखें, इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया के अंदर वेबसाइट्स का इतना ज़्यादा फ्लो है कि आप किसी एक चीज़ को जब सर्च करते हैं गूगल के ऊपर या किसी और सर्च इंजन के ऊपर, जब आप सर्च करते हैं तो एक वर्ड के हज़ारों जो है उससे रिलेटेड, हज़ारों रिलेटेड उसके आंसर्स जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। कोई बाज़ दफ़ा तो हम देखते हैं कि हमने कोई एक वर्ड सर्च किया तो लाखों उसके रिजल्ट्स सामने आ गए। बेतहाशा किस्म की इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या होता है कि आपको अब वेबसाइट्स को इवेल्युएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसमें भी आपको खास तौर पर इंटरनेट रिसोर्सेज में वेबसाइट्स को इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप मखसूस मखसूस डेटाबेसेस में से जाकर सर्च करते हैं तो उनकी एवेल्यूएशन ऑलरेडी हुई हुई होती है। जैसे HEC रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस, ठीक है, हुई, कोई जरूरत नहीं है, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन ये तो मखसूस चीज़ें हैं ना। आप जैसे सिंपल इंटरनेट के ऊपर जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उनमें तो बेतहाशा किस्म की अजीब अजीब सी जो है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और आप कंफर्म नहीं होते, श्योर नहीं होते, आपको जो है वो उसकी अथॉरिटी का पता नहीं होता, उसकी एक्यूरेसी का पता नहीं होता, तो वहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन भी आप जो है वो कोट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि बेतहाशा वेबसाइट्स के होने के बावजूद भी किताब की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, फिजिकल बुक की अहमियत अपनी जगह जो है वो मौजूद है, और लाइब्रेरीज जो है फिजिकल बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। हाँ जी। अब आप तायरा अगर बात करना चाहती हैं तो आ जाए।
जी सर, मैं एग्री हूँ मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें मतलब बहुत सारी जो हमारे पास बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं और ये अथेंटिक्स होती हैं, क्योंकि इनके पब्लिशर्स, इनके राइटर्स, इन सब की जैसे कि आपने लेक्चर में बताया, ये एक्यूरेसी होती है, ये अप्रूव्ड होती हैं। और पब्लिशर्स भी और राइटर्स जो हैं वो देख के इनका इनकी जैसे आपने बताया बाइस नहीं होते, और इसमें कोई मटेरियल जो होता है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता। इनकी मतलब अपनी होती है थिंकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें। इसलिए सर ये जो मेरा ख्याल है कि ये चीजें ज्यादा अथेंटिक है एज कम्पेयर टू उस मटेरियल से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यही बात मैंने भी जो है वो रिपीट की है कि इसीलिए तो रिसर्चर्स जो है रिलाई करते हैं लाइब्रेरीज के ऊपर, ठीक है। और लाइब्रेरीज के जो डेटाबेसेस होते हैं उन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स एक तो लाइब्रेरी की अपनी फिजिकल बुक्स और प्लस लाइब्रेरी के डेटाबेसेस, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज। आम इंटरनेट की बात मैं नहीं कर रहा। लाइब्रेरी जिन रिसोर्सेज को परचेज करती है या सब्सक्राइब करती है ऑनलाइन, ठीक है। अब लाइब्रेरी जिन भी रिसोर्सेज को ऑनलाइन सब्सक्राइब करती है उनको पहले इवेल्युएट करती है। सेम इसी प्रोसेस के तहत उसको इवेल्युएट किया जाता है। अब उसकी मुकम्मल इवेल्युएट करके फिर लाइब्रेरी उनको अपने यूजर्स के लिए सब्सक्राइब करवाती है, ठीक है। वो जो सब्सक्राइब हुआ मटेरियल होता है, वहां से आपका रिसर्चर जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा होता है, तो वो उसके लिए अथेंटिक होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म से जाकर अपनी रिसर्च जो है वो करें। आपने अक्सर देखा होगा कि रिसर्चर जो है इवन के अपने घर में मौजूद इंटरनेट से जो है चीज़ों को सर्च नहीं करते, बल्कि इंस्टीट्यूट के नेट से जाकर सर्च करते हैं। वहां पर भी ये होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि अगर आप इंस्टीट्यूट की मतलब लाइब्रेरी की सर्च इंजन से आप जाएंगे तो वहां पर एक किस्म का फिल्टर लगा हुआ होता है, और बाकी जो बिल्कुल जो है जिसको हम थिगड़ वेबसाइट्स कहते हैं, तो वहां से वो डाटा जो है वो वहां पर शो ही नहीं हो रहा होता। जी ठीक है सर, ये स्टूडेंट। जी सर, ये जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी भी है, मतलब जो ये साइट्स उनकी ऐसी होती हैं जो वो परचेज करते हैं और स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए होती है, और उसमें जो डाटा मिलता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, और स्पेशल किसी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि एडवोकेट्स हैं, उनके रेफरेंसेस, उनकी मतलब साइटेशंस, जो पुराने डिसीजंस वगैरह होते हैं, वो उनकी एक अलग साइट उन्होंने बनाई हुई है जिसके लिए वो पे करते हैं और फिर वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं। ये आम आपको नेट पे अवेलेबल नहीं होता। तो ये बिल्कुल सारी ऐसा है, चीजें। ये पेड इंफॉर्मेशन होती है एडवोकेट्स के लिए। पाकिस्तान लॉ साइट जो है वो परचेज की जाती है, पाकिस्तान लॉ साइट। तो जी और वैसे भी आप देखें कि जिस तरह एचईसी के डेटाबेसेस है, तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको आपको अपने लोकल नेटवर्क पर अवेलेबल नहीं होती। आप वहाँ से उसको अवेल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप इसका फुल वर्जन अगर देखना चाहते हैं तो आप पहले सब्सक्रिप्शन लें या अपना यूज़र नेम आईडी जो है वो हमें दें, तब हम आपको इसकी एक्सेस देंगे। जैसे एमराल्ड है, साइंस डायरेक्ट है, और बहुत सारे जर्नल्स हैं कि आप यहाँ से आर्टिकल्स जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ज़रिए नहीं आएंगे। बहरहाल, तो इस तरह से जो है आज का हमारा टॉपिक एवेल्युएशन, कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को, स्पेशली अपने रेफरेंस सोर्सेज को जो है हम इवेल्युएट करते हैं। तो होपफुली कि तमाम स्टूडेंट्स को ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। तायरा, बहुत शुक्रिया। अब मैं किसी और को जो है वो रैंडमली राइट्स देता हूँ, और आप एक दफ़ा जिस तरह आपने, चूंकि आप हैं यूज़र एंड के ऊपर, तो मैंने यहाँ से आपको अनलॉक किया और मॉडरेटर और प्रेजेंटर के राइट्स दिए। तो उसके बाद की क्या ऑप्शंस थी जिसको आपने अडॉप्ट करके आप जो है वो ऑनलाइन हुई और हम सब से बात की। चूंकि आपका इन सब का फर्स्ट सेमेस्टर है, दे आर नॉट फेमिलियर विद दिस सिस्टम, तो आप काइंडली इनको ये बता के और फिर जो है मैं किसी और से बात करता हूँ।
सर आपने जब मुझे अनलॉक किया था तो मेरे सामने ऑप्शंस आ गई थी कॉल की, वीडियो कॉल की और माइक की। तो मैंने माइक को जो है वो अनम्यूट कर दिया था, उसके ऊपर क्लिक किया था, देन मुझे राइट मिल गया था कि मैं आपसे बात कर सकूं और तमाम ग्रुप फेलो से बात कर सकूं, क्लास से बात कर सकूं। इसी तरह सर अगर किसी ने ये करना है, जब आप उनको राइट देंगे इनके सामने पूरी ऑप्शंस आ जाएंगी और उस पे माइक की ऑप्शन पे क्लिक करके ये बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपका भी और बाकी सबका भी। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अभी जो है हम बात करते हैं, मेरे सामने बहुत सारे नाम हैं। अब मैं यहाँ पर है आमना ज़िया। आमना ज़िया, क्या अगर आप हमारी बात सुन रही हैं तो काइंडली सिर्फ एक मुझे मैसेज कर दें ताकि फिर मैं आपको राइट्स जो है वो प्रोवाइड करूं। यस आमना ज़िया। ओके, बाज़ लोग जो है वो बहुत क्विक रिस्पांस नहीं कर सकते इंटरनेट स्लो होने की वजह से। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनमें से कोई एक जो है वो मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं उसको डायरेक्ट जो है वो राइट्स दे सकूं। आमना ज़िया इज आल्सो टाइपिंग। अगर उनका मैसेज आ जाता है तो हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएंगे। यस आमना, आर यू लिसनिंग? सॉरी सर, मेंटेनेंस रियली स्लो। ओके, कोई बात नहीं, मैं किसी और से जो है वो रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। वाहिदा, एक मिनट। वाहिदा, आई एम लुकिंग फॉर योर नेम। वाहिदा, मैंने आपको अनलॉक कर दिया है। अब आप देखें आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी। आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और बात करने की कोशिश करें। यहाँ से मैं आपको जो है वो यहाँ से मैंने आपको यस वाहिदा। जी वाहिदा, मैंने आपको राइट्स दे दिए हैं, तो आप काइंडली ऑप्शंस को जो है वो चेक करें, उसमें माइक को अनम्यूट करें और बात करने की कोशिश करें। वाहिदा, आप मैसेज करते हैं, अगर आपको कोई इशू है तो आप काइंडली मैसेज कर दें ताकि मैं किसी और को ले सकूं। यहाँ पर मैसेज आया हुआ है अरशद महमूद का। मैं अरशद महमूद को जो है वो राइट्स देता हूँ। यस अरशद, आप चेक करें काइंडली, मैंने आपको जो है वो अनलॉक किया है यहाँ से। फरहानुल्लाह, हाय सर, इट्स टू लेट हियर, आई नीड
to sleep. Wow, very good. दुनिया जाग रही है मेरे भाई, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं एंड यू आर टू लेट। हमारी कौम जो है वो सोई हुई है, इसको जगाना पड़ेगा। यस, मैंने 2-3 लोगों को राइट्स दिए हुए हैं। अरशद आपको दिए हुए हैं, वाहिदा आपको दिए हुए हैं, बट आई डोंट नो के सर आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक में भी इसलिए हो कि मैं 1 मिनट, मेरे ख्याल में अभी तक ऑनलाइन है तायरा हमारे साथ, मैं उनको जो है वो लॉक कर देता हूँ, ताकि या ये भी पॉसिबल है कि उनकी वजह से बाकी लोग ना आ रहे हों। ताहिरा, अरशद, जी सर। मैंने आपको लॉक कर दिया है इस वक्त, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि कुछ और लोग जो है वो शायद इस वजह से ना आ पा रहे हैं। वाहिदा कहती हैं सर नो सिग्नल्स। ओके, फिर मैसेज तो आपने खुद किया था एनी हाउ। नजीबुल्लाह सर दोबारा रिवीजन हो, सर दोबारा रिवीजन हो सकता है या क्या? नजीब आप क्या कहना चाहते हैं? आई डोंट नो, क्या आप रिवीजन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सर दोबारा? हाँ जी तायरा, लोगों के सिग्नल्स प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, अच्छा हम कोई और नाम ले लेते हैं, कोई एनीबॉडी एल्स जो खुद से जो है वो वॉलंटियर हो, हमसे बात करना चाहता हो, पूरी क्लास से बात करना चाहता हो, आज के टॉपिक के हवाले से अपने आइडियाज़ कोई बात जो है वो शेयर करना चाहता हो, तो वो काइंडली मुझे मैसेज करे ताकि मैं उसको जो है वो यहाँ से राइट्स दूँ। हाँ जी, एनी वॉलंटियर। नजीबुल्लाह टॉपिक रिवीजन का कह रहा है मे बी। हाँ जी, रिवीजन का ही कह रहा है। रिवाइज तो, टॉपिक रिवाइज करने के लिए मजीद फिर हम पीछे से चल रहे हैं तो हमें 6 घंटे मजीद चाहिए होंगे नजीब। जितनी क्लास हुई है सब, जितनी क्लास अभी तक हुई है सबको रिवाइज करना है, तो इसके लिए मुझे मजीद फिर 6 घंटे लगाने होंगे। मिस्टर नजीबुल्लाह आप कहाँ बैठे हुए हैं? तो रिवाइज आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं जो है आपको जो तीनों प्रेजेंटेशंस हैं वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी। आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ एक मैसेज कर दें नजीब, मैं आपको प्रेजेंटेशंस जो है वो सेंड कर देता हूँ। और ये आपने अच्छा किया कि आपने मेरी कल वाली बात जो है उसको फॉलो किया है, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे जो है वो मैसेज करें ताकि मैं आपको ये भेज दूँ, और फिर आप ग्रुप में ये प्रेजेंटेशंस जो है वो शेयर कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कल भी आपसे शेयर किया था, मैं यहाँ पर दोबारा शेयर कर देता हूँ। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर।
अच्छा जी, हम कोई और नाम लेते हैं। लोग वॉलंटियर जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं मुझे, बट कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। निसार अहमद, ठीक है जी, आपका थैंक्स कबूल है। हाँ जी, आबिद हुसैन। मिस्टर आबिद हुसैन, आर यू लिसनिंग माई वॉइस? मिस्टर आबिद हुसैन, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो काइंडली एक मैसेज कर दें जल्दी जल्दी। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एफएम के ऊपर नहीं कोई बात कर रहे होते, तो मैं शायद किसी एफएम स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम किसी को ऑनलाइन ले रहे हैं, किसी को नहीं ले रहे हैं। कोई अजीब सी सिचुएशन ही बनी हुई है यहाँ पर। मैं असल में फीडबैक लेने के उसमें हूँ। जब तक मुझे कोई फीडबैक ना मिल रहा हो तो मेरा अपना इंटरेस्ट लेवल जो है फिर डाउन होता चला जाता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और मुझे नेक्स्ट जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चलना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टीचर्स के लिए कि वो फीडबैक कम से कम ले सकें कि इस वक्त क्लास जो है उसको उसका कितना एक कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक के हवाले से डेवलप हो चुका है, और मुझे मज़ीद क्या कौन सा लेवल अब इख्तियार करना है और किस लेवल पे मुझे अब बात करनी है। क्या मुझे वापस आना है या क्या मुझे एडवांस लेवल के ऊपर जाना है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ताहिरा से बात हुई, एक अच्छा फीडबैक सामने आया, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअली शी इज स्ट्रॉन्ग कि रेफरेंस सोर्सेज होते क्या हैं और किस तरह से जो है हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं पुर उम्मीद हूँ तमाम क्लास से कि तमाम क्लास जो है वो इसी तरह से उनके अंदर जो है कम अज कम ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा कि रेफरेंस सोर्सेज क्या हैं, रेफरेंस सोर्सेज कौन कौन से हैं, किस किस तरह से रेफरेंस लाइब्रेरियन जो है वो काम कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। मिस्टर मोहम्मद इरफान असगर, आई एम सर्चिंग फॉर मिस्टर मोहम्मद इरफान असगर। मैं आपको अभी राइट्स जो है वो देता हूँ, यहाँ से मैंने आपको अनलॉक कर दिया है। मोहम्मद इरफान, आप काइंडली देखें कि यहाँ से मैंने आपको अनलॉक कर दिया, आपके पास ऑप्शन आ गई होगी और यहाँ से मैंने आपको प्रेजेंटर के तौर पर भी ले लिया है। अब आप माइक से अपना अनम्यूट करके हमसे जो है वो बात कर सकते हैं, मिस्टर मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान असगर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर कोई इशू हो तो फिर आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इरफान, आप बात कर रहे हैं बट वही हमारे पास आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इरफान, अपना माइक जो है वो आप अनम्यूट कर लें। आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें। इरफान, हम आपकी बात जो है वो नहीं सुन रहे हैं।
अच्छा जी, मैं एक दफ़ा फिर जो है वो आई एम गोइंग टू मिस ताहिरा अरशद, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, मैंने यहाँ से आपको अनलॉक किया है। जी जी सर, मैं सुन रही हूँ सर जी। आप काइंडली मुझे ये बताइए, जब मैंने यहाँ से आपको, इस वक्त आपके पास जो राइट्स हैं वो सिर्फ मैंने आपको अनलॉक किया है, बाकी राइट्स भी मैंने आपको इस वक्त नहीं दिए हुए हैं। आप इसके जी बावजूद भी कनेक्टेड हैं, तो बाकियों के साथ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप कोई स्क्रीन शॉट्स शेयर कर दें, या फिर अ, आप पहले तो जी ये बताएं कि आप मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से इसको यूज़ कर रही हैं। सर, मैं अपने सेल फोन से यूज कर रही हूँ इसको। सेल फोन से तो फिर ज़्यादा आसान है। जो लोग सेल फोन से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो काइंडली वो मुझे एक मैसेज कर दें। वहाँ पर देखें कि जिस तरह तायरा ने बताया है कि आपका जो माइक की ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाती है, और आप उस माइक को सिर्फ आपने अनम्यूट करना है। सिर्फ अनम्यूट करने के बाद यू विल बी अवेलेबल टू टॉक, और हम आपकी बात को जो है वो सुन सकते हैं। मोहम्मद इरफान फोन हो जाता है सर, तो मोबाइल पर जो लोग हैं वो मैसेज कर दें काइंडली। सर लैपटॉप सर पे भी फोन बेटा हो वाला जाता है। सर फोन वाला ऑप्शन नहीं दबाना, उसके साथ माइक वाला ऑप्शन बनना है। माइक वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। मैं भी इनसे यही अर्ज करना है, और माइक को अनम्यूट करना है। तो यही के ऊपर आती हैं तीनों। और ये जो वीडियो जी की ऑप्शन होती है, बेसिक शेयर की ऑप्शन होती है, मैं यहाँ से प्रेजेंटर के तौर पर लेता हूँ, तो वहाँ पर आप अपनी स्क्रीन भी हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं जिस तरह हम एक क्लास के अंदर इंटरेक्शन होती है हमारी। बट मेरी भी डेली क्लास चल रही है, तो वहाँ पर भी हम आसानी से इंटरेक्शन कर लेते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ ये इशू क्यों आ रहा है और मुझे फीडबैक क्यों नहीं मिलता। सर, आई थिंक सो कुछ सिग्नल्स इशू हैं, और कुछ लोग मतलब आपको पता है हेजिटेशन फील करते हैं मतलब बात करने में, आई थिंक सो। बाकी आप बेहतर जानते हैं। नहीं, अभी इरफान का मैसेज है कि आई नो सर बट ऑप्शन शो नहीं हुई मुझे, तो टेक्निकली मे भी हो। अच्छा चलें, कल जो है हमारा लास्ट सेशन होगा आपके साथ। आई थिंक कल 28, हाँ जी, कल हमारा लास्ट सेशन होगा। उसमें मैं जो है कुछ चीज़ों को आपको रिवाइज और कंक्लूजन जो है वो हमारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हम कल दोबारा कोशिश करेंगे कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर सकूं, बात कर सकूं, आपसे फीडबैक जो है वो लाजमी ले सकूं। अभी जिस तरह देखें, मैंने यहाँ पर प्रेजेंटर को लेकर टेक प्रेजेंटर, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है आप सब भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो प्रेजेंटर होगा वो अपनी बात यहाँ पर बात भी कर सकता है और अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकता है। उसके पास कोई स्लाइड्स है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई असाइनमेंट है, कोई नोट्स है, इवन के वो भी सामने जो है वो शेयर कर सकता है। जी सर, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही, और कल जो है इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और आप अपना फीडबैक जो है वो कल मुझे ज़रूर दीजिएगा।